हमारा नॉर्मल सेल्स था 240, उस पे कितना प्रॉफिट हुआ 48। बट वी फॉरगॉट वन थिंग, ये 6500 का स्टॉक था, वो हमने कितने में बेचा? 9000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? अभी कितना आ रहा है? 261500। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू होगा 12500। इसको आप टेबल बना के भी कर सकते हो, नॉर्मल का स्टॉक अलग, नॉर्मल का स्टॉक अलग, नॉर्मल का सेल्स अलग, अब नॉर्मल का सेल्स अलग। सो यू विल कम टू नो ऑटोमेटिकली। लास्ट ईयर हमको 3500 का लॉस हुआ क्योंकि हमने वैल्यू राइट डाउन कर दिया था। अब वही चीज हम कितने में बेच रहे हैं? 9000 रुपए। तो वी आर गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 2500। ये नॉर्मल सेल्स का प्रॉफिट है और ये अब नॉर्मल सेल्स का प्रॉफिट। Mr. A prepares accounts on 30th September each year. उनका अकाउंटिंग कब होता है? हर साल 30th सितंबर के दिन। On 31st December, fire destroyed the greater part of the stock. Following information was collected from his book. Okay? इसमें एक कंसेप्ट अलग सीखेंगे, लिख के रखना तो काम लगेगा। स्टॉक एज ऑन 1 अक्टूबर, तो ये हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर, 31 दिसंबर। वेजेस एंड सेल्स, है ना, जहां पे आपको पुटअप करना है ट्रेडिंग अकाउंट में, वहां पे पुटअप कर सकते हैं। द रेट ऑफ जीपी इज 1/3 ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पे 1/3 होगा तो सेल्स पे 1/4, हम शॉर्टकट जानते हैं। स्टॉक टू द वैल्यू ऑफ 3000 वॉज सेल्वेज्ड, सेव्ड स्टॉक, बचा लिया। और आपका इंश्योरेंस पॉलिसी कितना है? 25,000, सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज है मतलब समझ जाने का कि आपका पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन योर स्टॉक अमाउंट। ओके, इसके बाद कुछ अलग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। A stock at the beginning was calculated at 10% less than the cost. Stock at the beginning का मतलब क्या होगा? ये वाला, उसको कौन सी वैल्यू पे लिखा हुआ है? 10% लेसर वैल्यू पे। ऑलवेज रिमेंबर, आपने उसका अपवर्ड या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया हो अपने पर्पस के लिए, वो बात अलग है। बट जब भी इंश्योरेंस क्लेम के बारे में बात आएगा, इट विल ऑलवेज बी वैल्यूड एट कॉस्ट। ये लिख के रखना। Whenever we will be talking about insurance claim, then stock will always be valued at cost. इसको 10% लेसर वैल्यू पे रखा है, मतलब ये कितना परसेंट वैल्यू है? 90%। आपको ढूंढना है 90% पे इतना है तो 100% पे कितना होगा? The value would be 33,000। आपका एक्चुअल ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू होगा 33,000 that you are supposed to put up on the debit side. A plant was installed by the firm's own worker and he was paid rupees 500, which was included in the wages. We very well know कि कोई भी फिक्स्ड एसेट के लिए होने वाला खर्चा फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। उसको उन लोगों ने गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है, तो हम ये 500 रुपीज ये 33,000 में से माइनस करेंगे। ओके, परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ द प्लांट, ये 75,000 में
₹5,000 का प्लांट परचेज है तो वो भी माइनस कर देंगे। ओके, अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ और ढूंढ दो। ओपनिंग स्टॉक 33,000, परचेज हम लिखेंगे नेट 70,000, वेजेस 32,500, सेल्स 140 और कॉस्ट पे 1/3 बोला है तो सेल्स पे कितना होगा 1/4, 140 इंटू 1/4 35,000। इसका तो टोटल यहाँ पे पुटअप करें, जल्दी से टोटल बताओ चलो। वन सेवन 170,500 1,70,500 माइनस 140, सो इसको लिखेंगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। क्या लिखेंगे? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। नाउ प्लीज बी वेरी मच केयरफुल। जो भी बता रहा हूं, मैंने एक ये पॉइंट बताया था कि वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू होगा, ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, आपका पॉलिसी अंडर इंश्योरेंस है, ओवर इंश्योरेंस है या फुल इंश्योरेंस है, वो कैसे पता चलेगा उसके लिए ध्यान रखो कि आपका जो भी पॉलिसी अमाउंट है कितना है 25,000 और जितना स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है इसको कंपेयर करने का, कितना जला उसके साथ कंपेयर नहीं करने का, कितना था उसके साथ कंपेयर करने का। इसमें से उन लोगों ने क्या बोला है कि जितना था उसमें से 3,000 का बचा लिया, बाकी का जल गया। तो इधर आइडियली लॉस कितना होगा 27,500। बट जब भी हमें ये पता करना है कि ये अंडर इंश्योरेंस है, ओवर इंश्योरेंस है या फुल इंश्योरेंस है, तो मुझे पॉलिसी अमाउंट को स्टॉक के साथ कंपेयर करना है, ना कि लॉस के साथ। ओके, तो इधर मुझे पता चलेगा कि मेरा पॉलिसी अमाउंट स्टॉक के अमाउंट से कम है, इसका मतलब ये अंडर इंश्योरेंस हो गया। और एक बार अंडर इंश्योरेंस हो गया उसके बाद आपको ये लाइन लिखा हुआ हो कि ना लिखा हुआ, इसको समझना पड़ेगा। क्लेम वॉज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, ये लाइन लिखा है कि नहीं लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। एक बार ये प्रूव हो गया कि आपका पॉलिसी अमाउंट आपके स्टॉक के अमाउंट से कम है, वो अंडर इंश्योरेंस है, मतलब एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा ही कंपल्सरी। ओके, तो हमारा पहला कैलकुलेशन क्या होगा? फर्स्ट कैलकुलेशन, स्टॉक ढूंढो। ओके, स्टॉक ढूंढा, अब इसमें से लॉस ढूंढो। तो हाउ टू फाइंड आउट लॉस? तो जितना स्टॉक था उसमें से जो सेल्वेज्ड स्टॉक है वो माइनस कर दो। आपका स्टॉक 30,500 का था, उसमें से कितना सेव्ड हो गया 3,000 का, तो दिस इज लॉस बाय फायर। क्या बोलेंगे इसको? लॉस बाय फायर। यू वेरी वेल नो दैट दिस इज द केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, तो एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा, और एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा तो क्लेम का अमाउंट कैसे गिना जाता है? क्लेम अमाउंट इज इक्वल्स, देखो ये ऐसा ऐसा लिखा हुआ है ना, पॉलिसी डिवाइडेड बाय स्टॉक। पॉलिसी इज लेस देन स्टॉक, तो पॉलिसी को न्यूमरेटर में, स्टॉक को डिनोमिनेटर में, और क्या हुआ है लॉस, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बन गया आपका फॉर्मूला। पॉलिसी है 25,000 का, स्टॉक था 30,500 का, इंटू 27,500, जो भी आंसर होगा। आप सोचोगे सर 25,000 रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी है तो एटलीस्ट 27,500 में से 25 तो मिलना चाहिए ना, हमारा 25,000 का पॉलिसी है। ऐसा नहीं, आपने अपने स्टॉक के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज पॉलिसी लिया हुआ है। से फॉर एग्जांपल
मेरा ऑन एन एवरेज स्टॉक 2 लाख रुपए का रहता है मेरे पास, पर मैंने पॉलिसी 1.5 लाख का लिया है, तो मेरा पॉलिसी अमाउंट स्टॉक के कंपैरिजन में 75% है. इट मींस ओनली 75% ऑफ द स्टॉक इज इंश्योर्ड. क्या इंश्योर्ड है? 75% ऑफ द स्टॉक इज इंश्योर्ड. तो अगर 75% स्टॉक इंश्योर्ड है तो जितना लॉस होगा उसका भी 75% ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं. जितना परसेंटेज आपका इंश्योर्ड है उतना ही मिलेगा. ओके, देखो यहाँ पे इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. इसकी जगह कभी कभार सम इंश्योरेबल ऐसा वर्ड भी लिखा जाता है. क्या लिखा जाता है? सम इंश्योरेबल. कितना इंश्योरेंस होना चाहिए था? कितना होना चाहिए था? 30,500. क्योंकि स्टॉक उतने का है तो इंश्योरेंस भी उतना होना चाहिए था. ओके, बट है कितने का? 25,000 रुपए का. इसका जो प्रपोर्शन बनेगा उतना ही आपको लॉस में क्लेम मिलेगा. ये क्लोज टू 80% है. अगर आप चेक करना चाहो तो पता चल जाएगा. okay? On 20th October, the godown and business premises of Aman Limited were affected by fire. तो ये होगा डेट ऑफ फायर. From the salvaged accounting records, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड बच गए वहां से ये इंफॉर्मेशन पता चला. स्टॉक ऑफ गुड्स 10% लोअर देन द कॉस्ट. हम क्या करेंगे? उसको एक्चुअल कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे. 31 मार्च 1 मतलब ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है. तो 2,16,000 डिवाइडेड बाय 90 into 100. दिस विल बी माय ओपनिंग स्टॉक. परचेज इतना है, सेल्स इतना है. ओके, सेल्स अप टू 20th October includes ₹80,000 for which goods had not been dispatched. मतलब वो सेल में रिकॉर्ड हो चुका है पर वो गुड्स अभी तक डिस्पैच हुए नहीं है. हमने उसको क्लोजिंग स्टॉक से माइनस कर दिया होगा और सेल में ऐड कर दिया. पर एक्चुअल सिनेरियो क्या है कि अभी तक वो गुड्स हमारे गोडाउन में ही थे, वो डिस्पैच नहीं हुए. तो माय लॉस वुड बी हायर देन व्हाट इट गिव्स, है ना. मेरा जो नॉर्मल कैलकुलेशन आएगा उसी कंपैरिजन में मेरा स्टॉक का वैल्यू हायर होगा. थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. ये सेल्स का वैल्यू है, मतलब इसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगा. इट विल बी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. हमें सिर्फ कॉस्ट वैल्यू चाहिए. वी ओनली नीड अ कॉस्ट. बढ़ते हैं आगे. Purchases up to 20th October did not include ₹40,000 for which purchase invoices had not been received from suppliers, though goods have been received in the godown. गुड्स आ गए थे, मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड थे, तो उसको परचेस में हमने लिखा नहीं था तो लिख देंगे, है ना. Past records show that the GP ratio is 25%. Goods salvaged is 31,000 and amount of policy is 1 lakh. अभी इधर एवरेज क्लॉज है या नहीं है वो लिखा हुआ नहीं है. हमें जज करना पड़ेगा कि इधर एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा या नहीं होगा. okay? जिस तरह से हम नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ऐसा ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू मैंने ढूंढ के दिया था. परचेस 280 का था, 40,000 का गुड्स आ गया था पर हमने उसका इनवॉइस नहीं आया था इसलिए लिखा नहीं था. फिजिकली हमारे पास था पर उसका इनवॉइस हमने रिकॉर्ड नहीं किया था तो वो रिकॉर्ड कर देते हैं. ओके, सेल्स आपका 620 था, उसमें से 80 माइनस कर दिया. व्हाट इज द रीजन ऑफ डिडक्टिंग? आपने सेल रिकॉर्ड कर दिया था बट गुड्स आपके पास था, अभी वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो उसका सेल का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. सेल नहीं होगा तो प्रॉफिट भी नहीं होगा.
सेल में से भी हटाओ और इसका 25% प्रॉफिट है, तो 135, ये आपका बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 155। इज इट ओके? चलो, जिस दिन फायर हुआ उस दिन आपके पास 1,55,000 रुपए के गुड्स थे और आपका पॉलिसी अमाउंट कितना था? 1 लाख। पॉलिसी इज लेस देन स्टॉक। कौन सा केस है? अंडर इंश्योरेंस, मतलब एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा ही, कंपल्सरी। क्या करेंगे? दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू लॉस, पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टॉक अमाउंट इनटू लॉस। ये आपका हो जाएगा क्लेम अमाउंट 80,000। गिनो तो 80,000 एग्जैक्ट आ रहा है कि कुछ चेंज है? 79999 आ रहा है। On 12th June, fire occurred in the premises of N.R. Patel, a paper merchant. Most of the stocks were destroyed. Cost of the salvage stock being 11,200. In addition, देखा है, देखो, in addition मतलब इसके अलावा some stock was salvaged in a damaged condition. ये पूरी तरह बच गया और ये कुछ डैमेज कंडीशन में बचा और उसका वैल्यू था 10,500। तो आपका टोटल सैल्वेज स्टॉक हो जाएगा 21,700। His stock at the close of account on 31st December 1, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक, परचेज 1,12,000, sales 1,54,000. On the basis of his account for the past 3 years, it appears that he earns on an average a profit of 30% of sales. ये GP रेशियो है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी का। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम, उसके लिए पहले क्या ढूंढना पड़ेगा कि कितना स्टॉक डैमेज हुआ। ओपनिंग स्टॉक 83,500, परचेज 1,12,000, सेल्स 154, इसका 30% जीपी 46,200। टोटल करो, कितना आ रहा है? 241,700। यस और नो? यस सर। ओके, इसमें से ये वाला अमाउंट माइनस होगा 87,000। तो इसको बोलेंगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ओके, अभी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अंडर इंश्योरेंस है कि ओवर इंश्योरेंस है। पॉलिसी कितना है? 60,000, स्टॉक कितना है? 87,700। अंडर इंश्योरेंस मतलब एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा। चलो अब ढूंढते हैं क्लेम अमाउंट। क्लेम अमाउंट कैसे ढूंढा जाएगा? जितना स्टॉक था उसमें से जितना सैल्वेज था वो माइनस करो। स्टॉक था 87,700, इसमें से सैल्वेज स्टॉक था 21,700, आपका लॉस हो जाएगा 66,000। अभी लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला, क्लेम अमाउंट इज इक्वल्स टू P अपॉन S इंटू L। पॉलिसी अमाउंट
divided by stock amount into loss amount. करो 45,154. जो कि आपका क्लेम होगा.